फिर डिरिचलेट पढ़ा, और अब आखिरी टेस्ट है ये अबेल परीक्षण। ठीक, अबेल परीक्षण क्या होता है लिखो जरा। यदि इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेज, तो लिखो यदि इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स अभिसारी है एंड फाई एक्स इज मोनोटॉनिक एंड बाउंडेड फंक्शन, तो यदि इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स अभिसारी है तथा फाई एक्स एक दिष्ट और परिबद्ध फलन है, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन ए होगा, एक्स ग्रेटर देन ए, तब इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो ये है अबेल परीक्षण, इसको लिखो सब लोग, अबेल टेस्ट। अबेल टेस्ट आम समझ में आ गया होगा कि अगर कोई दो फंक्शन है या दो सर फलन का हिंदी में एक बार गुणनफल, रिपीट कर देना। यदि इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स अभिसारी है तथा फाई एक्स, इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स अभिसारी है तथा फाई एक्स एक दिष्ट और परिबद्ध फलन है जबकि एक्स ग्रेटर देन ए, तो फाई एक्स इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड फंक्शन, फाई एक्स एक दिष्ट और परिबद्ध फलन है, तब इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स अभिसारी होता है। देन इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी फाई एक्स इंटू एफ एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। लिख लिया कि अगर कोई एक फंक्शन ऐसा हो जो मोनोटोनिक हो और एक ऐसा हो जिसके बारे में ये पता हो कि ये कन्वर्जेंट है, तो उन दोनों का जो मल्टीपल है, गुणनफल है, वो भी कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, लिख लिया हमने अबेल टेस्ट, दीपिका लिख लिया अबेल टेस्ट? हाँ यस सर, लिख लिया। एक बार हिंदी में और हम बोल देते हैं, किसी को हिंदी में लिखना हो तो। हिंदी में पहले तो अबेल टेस्ट का नाम तो अबेल टेस्ट ही रहेगा, तो अबेल परीक्षण या अबेल टेस्ट। यदि इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स अभिसारी है तथा फाई एक्स एक दिष्ट और परिबद्ध फलन है जबकि एक्स ग्रेटर देन ए, तब इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स अभिसारी होता है। ठीक, अब सिविका हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, ये क्या पहले ही क्वेश्चन कर, पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी ए के पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx और ए ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन जरा लिख लो कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी ए की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें तुम्हें दो चीजें बतानी है, एक तो ये बताना है कि एफ एक्स किसको लेना है। ठीक है, ध्यान रखना एफ एक्स उसको लेते हैं जिसके बारे में ये पता हो कि ये कन्वर्जेंट है, और फाई एक्स इसको लेते हैं जिसके बारे में ये पता हो कि ये मोनोटोनिक है, एक दिष्ट है। ठीक, तो बताओ दीपिका इसमें किस फंक्शन को हम एफ एक्स लेंगे और किसको फाई एक्स लेंगे? सर साइन एक्स को एफ एक्स लेंगे और ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को फाई एक्स। साइन एक्स अकेला रहेगा तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, तुमने पहले पढ़ चुकी हो कि साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो कन्वर्जेंट होता है, ये पिछले कंपैरिजन टेस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए बात।
हाँ सर। कंपैरिजन टेस्ट में ये पढ़ चुके हैं। तो अवेल टेस्ट देखो, अवेल परीक्षण कहता क्या है? अवेल परीक्षण कहता है कि एक इंटीग्रल एफ एक्स हो जो अभिसारी है, और फाई एक्स जो है मोनोटोनिक हो, एक दिष्ट हो, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कन्वर्जेंट होता है। ये है अवेल टेस्ट। तो इसके हिसाब से हमें एफ एक्स उसे चाहिए जो कन्वर्जेंट हो। और हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में ये पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कन्वर्जेंट है। ये पढ़ चुके हैं अपन पहले कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण में। और हम सब जानते हैं कि ई की पावर एक्स जो है वो इंक्रीजिंग होता है। तो ई के पावर माइनस एक्स है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसका मतलब फाइव एक्स हम किसको लेंगे? ई की पावर माइनस एक्स को। ठीक है, तो ये टेस्ट भी तो ध्यान दो कि टेस्ट में क्या कह रहा है। टेस्ट में कह रहा है कि अगर इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स अभिसारी है और फाइव एक्स मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक बाउंडेड है, एकदिष्ट और परिबद्ध है, अब उनका जो गुणनफल है फाइव एक्स इंटू एफ एक्स वो भी अभिसारी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ एफ एक्स लेंगे इसको साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को। ठीक है, और फाइव एक्स इसको लेंगे। तो सभी का याद है ई की पावर एक्स कैसा होता है? इंक्रीजिंग, वर्धमान फलन होता है। तो ई की यस पावर सर। माइनस एक्स कैसा होगा? डिक्रीज। ठीक है, हाँ। तो लिखो, लिखो माना एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड फाइव एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो माना एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तथा फाइव एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, तो एफ एक्स इक्वल टू लिख लो और फाइव एक्स इक्वल टू लिख लो। अब हम सबसे पहले ये दिखाने वाले हैं कि एफ एक्स जो है उसको, वो कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा होगा सबने। कंपैरिजन टेस्ट से ये जो वैल्यू है एफ एक्स डी एक्स, ये कन्वर्जेंट है। और ये तो अपन को पता ही है कि ई की पावर एक्स इंक्रीजिंग होता है वर्तमान। तो ई की पावर माइनस ई एक्स है तो वो वन अपॉन ई की पावर एक्स मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है सभी का? यस सर। यहाँ मॉडुलस साइन एक्स, मॉडुलस एफ एक्स की चर्चा करते हैं। तो ना ये कंपैरिजन टेस्ट से काम कर रहे हैं। ये पहले हम कर चुके एक क्वेश्चन इस तरह का, एक यही कर चुके साइन एक्स। तो इसमें बता सभी का कैसे लिखा था अपन ने? मॉडुलस को साइन एक्स पे लगा लिया था हाँ और सर। अपॉन किया था एक्स स्क्वायर। अब मॉडुलस हाँ। पे वैल्यू वन से बड़ी हो नहीं सकती है, तो मॉडुलस साइन एक्स हमेशा वन से छोटा होगा। तो ये लेस देन और इक्वल टू वन होगा और ये वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब बताइए ये इंटीग्रल जो है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, याद है एक्स के पावर एन। यस सर। एक्स के पावर एन में एन अगर एक से बड़ा है, टू है, तो कन्वर्जेंट होगा। हाँ सर, कन्वर्जेंट होगा। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर कन्वर्जेंट है और ये उससे छोटा है, तो कन्वर्जेंट से छोटी वैल्यू कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट होती है। यस सर। तो चूंकि इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर एन बराबर टू ग्रेटर देन वन अभिसारी है, तो चूंकि ये इंटीग्रल जो है वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx अभिसारी है, तो सिंस इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर एन कितना है? टू एक्स के पावर एन, एन अगर ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट, लेस देन और इक्वल टू है तो डायवर्जेंट। तो एन इक्वल टू टू है मीन्स वन से बड़ा है, इसलिए अभिसारी है। तो ये अगर अभिसारी है तो तुलना परीक्षण से छोटा वाला कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट होता है और डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, अतः तुलना परीक्षण से, अतः तुलना परीक्षण से इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स भी अभिसारी होगा। तो इसलिए तुलना परीक्षण से इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अब बताओ बेटा, अवेल टेस्ट में कितनी बातें होती हैं? दो बातें। दो। पहली बात है कि एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट हो, और दूसरी बात है कि जो फाइव एक्स है वो मोनोटोनिक हो। तो अब बताओ जो फाइव एक्स है ये कैसा है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, क्योंकि ई की पावर एक्स इंक्रीजिंग होता है, तो वन अपॉन ई की पावर करोगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा।
अगेन लिखो पुनः फाई एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड फंक्शन और x ग्रेटर देन ए। तथा लिखो तथा फाई एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स सभी x ग्रेटर देन ए के लिए एक दिश ह्रासमान और परिबद्ध फलन है। फाई एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन ए। फाई एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स सभी x ग्रेटर देन ए के लिए एक दिश ह्रासमान तथा परिबद्ध फलन है। आप बताओ दीपिका, दोनों कंडीशन होल्ड हो गई? यस सर। हाँ हाँ, तो ये दीपिका दोनों का मल्टीपल जो होगा अबेल परीक्षण से वो कैसा होगा? कन्वर्जेंट। तो देखो हैंस बाय अबेल्स टेस्ट, इसलिए अबेल परीक्षण से इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स इंटू फाई एक्स, तो देखो एफ एक्स इंटू फाई एक्स करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही चीज आ जाएगी। तो इंटीग्रल एफ एक्स इंटू फाई एक्स का मतलब होगा e की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स भी इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये भी अभिसारी होगा, ठीक है। ये सिर्फ दो क्वेश्चन है अगले परीक्षण में, दोनों लिख देते हैं। एक तो सामने हो गया तुम्हारा, एक तुम्हें और लिखना है, वो भी देख लो क्या है। यस सर। वो ये है इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स और cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ गई होगी कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, बस इसमें साइन की जगह कॉस है और e की पावर माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू दी है 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। फर्क नहीं करना है। हाँ तो ये होता जो फाई एक्स है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? सर, डिक्रीजिंग। अच्छे सोच लिया। हाँ के तार निकले डले हैं, वो लगाओ पानी। शिविका इसको करो और सोचो सब लोग कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। हमें तो नहीं लग रहा डिक्रीजिंग है। सर ये इंक्रीजिंग होगा? याद रखना बंद कर देता। तो बता अब से क्या 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स कैसा है? बोलो, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग? किसी को समझ में आ रहा है ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा ना सर? है? इंक्रीजिंग होगा ना। e की पावर माइनस एक्स सर डिक्रीजिंग है, मतलब उसकी वैल्यू कम होती जा रही, तो एक में से सर कम कम वैल्यू घटेगी, तो पहले जो घटी उससे कम घटेगी तो बढ़ेगी ना, इंक्रीजिंग हो गया ना। बिल्कुल, कितने ध्यान है यार साहब। देखो ई एक्स कैसा होता है? इंक्रीजिंग। ई एक्स इंक्रीजिंग होता है, वर्धमान होता है, ठीक है। तो ई के पावर माइनस एक्स कैसा हुआ? डिक्रीजिंग। अब माइनस लगाने से ये फिर इंक्रीजिंग हो गया। अब 1 लगाने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो सिविका कैसा होगा ये? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो जो फाई एक्स है, फाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। बाकी तो कोई चेंज करना नहीं है, बस कॉस की जगह साइन की जगह कॉस आ जाएगा।
तो ये दोनों क्वेश्चन बैठ के अभी कर लो। क्वेश्चन किया सर वो डिरिचलेट से भी हो सकता है, कौन सा? जो अभी किया सर साइन एक्स वाला सर। चलो देखते हैं, हो नहीं सकता है ऐसा ही बिल्कुल। हमने किया था ना पिछले टर्न पे सर, उसमें बस ई की पावर माइनस एक्स था। करना क्या पड़ेगा कि उस समय जो है एफ एक्स कितना लेना पड़ेगा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को एफ एक्स लेंगे और फाइव एक्स लेंगे साइन एक्स को। आ जाएगा डिरिचलेट से, आ जाएगा कि नहीं काम? हाँ सर। जो ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स किया था ना, उसी तरह का हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो डिरिचलेट से भी हो सकता है ये क्वेश्चन और अवेल से भी हो सकता है। तो श्रद्धा है तुम्हारी, जिससे चाहो उससे करो। हम तो यही कहते हैं कि जिससे चाहो उससे करो, जिससे चाहो उससे करो, ठीक है। साथ एक डिफिनेशन लिखो, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, हाँ निरपेक्ष अभिसरण। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हिंदी में निरपेक्ष अभिसरण। लिख लिया एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, निरपेक्ष अभिसरण। शांत क्या लगा, निरपेक्ष अभिसरण क्या होता होगा? पता नहीं सर। इसकी मॉडुलस वैल्यू कन्वर्जेंट हो तो लिखो इंटीग्रल, इंटीग्रल समाकलन ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो लिखो समाकलन इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स निरपेक्षतः अभिसारी कहलाता है। इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स is called absolutely convergent। समाकलन a to infinity f(x) dx निरपेक्षतः अभिसारी कहलाता है यदि if integral a to infinity modulus f(x) dx converges। इंटीग्रल a to infinity f(x) dx अभिसारी, निरपेक्षता अभिसारी कहलाता है यदि इंटीग्रल मॉडुलस f(x) इज कन्वर्जेंट। तो अगर किसी की मॉडुलस वैल्यू कन्वर्जेंट हो जाए तो हम कहेंगे कि वो इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। कैसा है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ध्यान दो कि मॉडुलस वैल्यू अगर कन्वर्जेंट है तो हम कहेंगे कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो इस टाइप का शांत केवल एक क्वेश्चन है पूरी किताब में, लेकिन उस क्वेश्चन के आने के डेट बहुत हैं, जो सन डले हैं वो बहुत ज्यादा है, इकलौता क्वेश्चन है। तो अभी तक शांत बता, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जो सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन अभी तक था वो कौन था? सर अभी आपने बोला ना ऐसे यही है इसमें सबसे ज्यादा डेट। नहीं, वो तो अभी तुमने पढ़ा ही नहीं, अभी तक जो पढ़ चुके हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा आया है? पता नहीं तुम्हें ये बताते तो आपने रहते हैं। बोला तो था सर ये कि सर हाँ दुर्गेश, नहीं लगा है। कौन सा क्वेश्चन अभी तक सबसे ज्यादा, अभी तक जो पढ़ा उनमें सबसे ज्यादा कौन सा आया है? सर जो ये कल पढ़ा था। cos mx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला तो आपने बोला था इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा आया हुआ है 0 to infinity sin x स्क्वायर dx। जो डिरिचलेट का क्वेश्चन है वो उसमें सबसे ज्यादा डेट डले हैं, सबसे ज्यादा आया है। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है वो है वो पहला जो क्वेश्चन था cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 to infinity cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दो क्वेश्चन तो वो हो गए। उसके बाद एक म्यू टेस्ट का क्वेश्चन था, x की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2m। तो तीन क्वेश्चन वहां अभी तक सबसे सुंदर क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अब आप चौथा महान क्वेश्चन लिख लो, 10 स्टार लगा के लिखो, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to infinity sin x upon x dx is convergent
बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। दिखाओ कि समाकलन 0 to infinity sin x अपॉन x dx अभिसारी है किंतु निरपेक्षता अभिसारी नहीं। ये इस यूनिट का सबसे कठिन क्वेश्चन भी है। भूत बनाओ बेटा। यस सर। तुलसी, क्या क्या क्वेश्चन लिख लिया, पढ़ के सुनाओ। दीपिका, क्वेश्चन में क्या लिखा है? सर प्रूव दैट इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी sin x अपॉन x dx इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। बिल्कुल, सब लोग लिख लो कि सिद्ध करो कि अनुक्रम अभिसारी है किंतु निरपेक्षता अभिसारी नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है। ऐसे चिट बना के ले जाना, तो तुम्हें छाप के रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। सिद्ध करो कि अनुक्रम नहीं, समाकलन ये अभिसारी है किंतु निरपेक्षता अभिसारी नहीं, ठीक। सॉल्यूशन लिखो, हल। और गिवन इंटीग्रल करके इसके दो हिस्से कर दो। एक हिस्सा कर दो 0 to a प्लस a to इंफिनिटी, जहां a ग्रेटर देन 0। तो लिखो गिवन इंटीग्रल दिया गया समाकलन, या हिंदी में दोगो समाकलन। तो गिवन इंटीग्रल करके इसके दो टुकड़े कर दो। 0 to a इंटीग्रल यही रहेगा sin x अपॉन x dx प्लस a to इंफिनिटी sin x अपॉन x dx, ठीक। अब धोखे से बताओ सभी कि जो sin x अपॉन x है वो तो एक निश्चित वैल्यू है। 0 पे हाँ सर। प्लस sin x अपॉन x लिखेंगे तो 1 आता है, याद है कि नहीं? यस सर। तो ये नॉट डिफाइंड तो है नहीं। अब नॉट डिफाइंड नहीं है तो ये कैसा इंटीग्रल हो गया? कन्वर्जेंट। मतलब प्रॉपर इंटीग्रल हो गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ। ये प्रॉपर इंटीग्रल है तो कैसा हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। तो लिख लो, क्योंकि प्रथम समाकलन, ये पहले लिख दो, क्योंकि लिमिट sin x अपॉन x 1 होता है, इसलिए प्रथम समाकलन फर्स्ट इंटीग्रल राइट हैंड का, जो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड जो है 0 to a sin x अपॉन x dx उचित समाकलन है, इज प्रॉपर इंटीग्रल। 0 to a sin x अपॉन x dx इज प्रॉपर इंटीग्रल, उचित समाकलन है। तो सभी का बताओ, ये प्रॉपर इंटीग्रल है इसलिए कैसा होगा? अभिसारी। तो हैंस इट इज कन्वर्जेंट। मोना, यस सर। बताओ, ये समझती हो कि प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या अंतर होता है? यस सर, प्रॉपर इंटीग्रल में फिक्स्ड वैल्यू होती है। प्रॉपर इंटीग्रल की एक फाइनाइट वैल्यू होती है और इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो अगर किसी इंटीग्रल का फंक्शन भी निश्चित हो और लिमिट भी फाइनाइट हो तो हम कहेंगे कि वो प्रॉपर इंटीग्रल है, उचित समाकलन है। तो जो पहला इंटीग्रल है मोना, ये उचित समाकलन है, प्रॉपर इंटीग्रल है, और इसलिए अभिसारी होगा, हैंस इट इज कन्वर्जेंट। अब बताओ साहब, तो दूसरे इंटीग्रल के बारे में कैसा ख्याल है? ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? तो इम्प्रॉपर है ना सर, इसकी इंफिनिटी हो रही है ना लिमिट। बिल्कुल। तो हम किसकी कन्वर्जेंस को चेक करेंगे? सेकंड वाले इंटीग्रल। सेकंड। तो लिखो है देयरफॉर वी टेस्ट, अतः हम समाकलन a टू इंफिनिटी sin x अपॉन x dx की अभिसारिता का परीक्षण करेंगे। देयरफॉर वी टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल a टू इंफिनिटी sin x अपॉन x dx। अतः हम समाकलन sin x अपॉन x dx की अभिसारिता का परीक्षण करेंगे। तो वी टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल a टू इंफिनिटी sin x अपॉन x dx। तो सिविका f(x) किसको लें और phi x किसको लें? चाहे ड्रिचलेट लगा लो चाहे अबेल लगा लो,
डिरिचलेट में भी वही बात थी कि एक फंक्शन की लिमिट 0 हो और एक फंक्शन a2x phi x dx बाउंडेड हो। तो बता सभी साइन एक्स अपॉन एक्स में चलो डिरिचलेट लगाते हैं, डिरिचलेट के हिसाब से एफ एक्स कितना लें और फाई एक्स कितना लें। बोलो सविका। सर एफ एक्स ले लेते हैं 1/x को और ये फाई एक्स साइन एक्स को। बिल्कुल। तो a2x phi x करेंगे तो वो लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। तो लिखो वी टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल a टू इंफिनिटी sin x अपॉन x dx। यहाँ ध्यान रखना है a ग्रेटर देन 0 है, जहां a ग्रेटर देन 0 तो माना एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स फाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आंसर था यस सर। इसे हमने कंपैरिजन से क्यों नहीं किया? सर इससे इजी हो जाएगा इस वजह से। कोई बता पाएगा इसको कंपैरिजन से क्यों नहीं किया? क्योंकि सर हमें तो इसे कन्वर्जेंट प्रूफ करना है ना, कंपैरिजन से तो फिर ये डाइवर्जेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे n = 1 है। शिविका तुम अगर पास में होते तुम्हारे 4-5 थप्पड़ मारते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है कि किसी और टेस्ट से कर दोगे तो वो कन्वर्जेंट का डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट का कन्वर्जेंट। ऐसा अगर हो जाए तो फिर गणित क्यों पढ़ रही हो? फिर तो कुछ और पढ़ लो, क्यों मजाक करती हो? मतलब टेस्ट बदल देंगे तो क्या वो नेचर बदल देगा अपना? कोई क्वेश्चन अगर कोई इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो वो किसी भी टेस्ट से करोगे कन्वर्जेंट ही रहेगा, डाइवर्जेंट है तो किसी भी टेस्ट से करोगे डाइवर्जेंट। वो नेचर बदल देगा क्या अपना? क्या बकवास कर रही हो? कोई और बताओ, कोई बता पाएगा? सर साइन एक्स की जो आपने बताई थी उसमें साइन एक्स की वैल्यू 1 तक जाती है और जो लेस देन 1 अपॉन एक्स जो एफ एक्स निकलेगा वो अगर अपन एक्स के पे 1 रखेंगे तो 1 से लेस देन हो नहीं सकता ना। बस हो गया तुम्हारा खेल सबका, हुड़ुक चुल्लू हो। शांत बताओ क्या क्यों नहीं किया कंपैरिजन से? सोच रहे हैं तो आ तो नहीं रहा। अरे भाई साहब देखो यार, जब मॉडुलस साइन एक्स अपॉन एक्स करते हैं तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स आता, और 1 अपॉन एक्स कैसा है? डाइवर्जेंट फंक्शन है, और डाइवर्जेंट से छोटा वाले के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। क्या निष्कर्ष होता है? कि कन्वर्जेंट से छोटा कन्वर्जेंट होता है और डाइवर्जेंट से बड़ा डाइवर्जेंट होता है। तो चूंकि ये फंक्शन इंटीग्रल जो है वो लेस देन और इक्वल टू एक डाइवर्जेंट फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये टेस्ट फेल हो जाएगा। शिविका सर मैं यही कहना चाह रही थी, बस मैं सही से बोल नहीं पाई। मैं तो यही कह रही थी कि 1/x तो डाइवर्जेंट है। ऐसे बेटा, ऐसे तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है भाई। दुर्गेश की जिंदगी इसी में बर्बाद हुई कि वो जो कहना चाह रहा था वो बोल नहीं पाया, और उस चक्कर में जहां उसने मेहनत की वो मेहनत बर्बाद हो गई। तो ये हमारी गलती थोड़ी है शिविका। तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि टेस्ट फेल हो जाएगा, ये कहना चाहिए कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तुम तो ये कह रही थी कि उससे करेंगे तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। हाँ सर, वो मैं सही से मतलब उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई जो मैं सोच रही थी वो। क्या कहना चाहिए अब कह दो, अब कह दो सर मैं क्या ये कह कह रही रही थी कि अगर हम कंपैरिजन से करेंगे तो ये जो 1/x है यहाँ पे n = 1 है, तो मतलब जो 1/x है ये तो डाइवर्जेंट है। तो फिर मतलब डाइवर्जेंट छोटा फंक्शन ये sin x/x, इसका मतलब कुछ होता नहीं है, इस वजह से टेस्ट फेल हो जाएगा। हाँ, तुम्हें ये बोलना चाहिए कंपैरिजन टेस्ट अगर लगाएंगे तो वो फेल हो जाएगा, इसलिए कंपैरिजन। हमने तुम्हें पहले ही बताया था, ये चर्चा अपनी हो चुकी थी एक बार जब टेस्ट पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर कन्वर्जेंट से छोटा है तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट से बड़ा है तो डाइवर्जेंट। और अगर कोई फंक्शन बड़ा है और वो डाइवर्जेंट हो गया तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर हम उस टेस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ कंपेरिजन टेस्ट फेल हो रहा था, तो अपन पहले करते फिर फेल होता फिर डिसलेट करते। इससे अच्छा है कि पहले ही डिसलेट कर लो। ठीक है बहन जी? यस सर।
गुस्सा तो नहीं आ रही तुम्हें देविका? नहीं सर नहीं। चल जल्दी से बताओ कि लिमिट एफ एक्स कितना होगा। लिमिट एफ एक्स कितना होगा? एफ एक्स की लिमिट जो होगी वो 0 हो जाएगी। हाँ सर। और बताओ एफ एक्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग? सर डिक्रीज है। तो डिक्रीजिंग है, तो लिखो एंड एफ एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड फंक्शन। लिखो तो लिमिट एक्सटेंसिबिलिटी एफ एक्स इक्वल टू 0 तथा एफ एक्स एक दिश ह्रासमान और परिबद्ध फलन है। एफ एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड फंक्शन, ऑल्सो मॉडुलस ऑफ a2x phi x dx। ये सबको याद होगा a2x sin x के जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी वो cos x माइनस cos a किससे लेस देन और इक्वल टू होती है शांत? शांत ये वैल्यू किससे छोटी और बराबर होती है? 2 से सर। 2 से। तो ये बाउंडेड हो गया, मॉडुलस a2x। तो बताइए कौन से टेस्ट की सभी बातें होल्ड कर ली? डिरिचलेट टेस्ट की सर। डिरिचलेट। लिख लो तो लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 0 तथा एफ एक्स एक दिश ह्रासमान और परिबद्ध फलन है। एफ एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड फंक्शन तथा मॉडुलस a2x phi x इक्वल टू sin x इक्वल टू cos x माइनस cos a लेस देन और इक्वल टू 2। इसलिए a2x phi x dx x के सभी परिमित मानों के लिए परिबद्ध है। अतः डिरिचलेट परीक्षण से hence by डिरिचलेट टेस्ट, इसलिए डिरिचलेट परीक्षण से इंटीग्रल a टू इंफिनिटी एफ एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो देखो ये सिविका सबसे सरल यूनिट है तब इतनी कठिन लग रही तुम लोगों को, और जो कठिन होंगी उनमें क्या होगा। अभी जैसे तीसरी यूनिट पढ़ोगे, चौथी पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर पांचवी तो अभी पढ़नी पड़ेगी हमें खुद, क्या है अभी देखी नहीं हमने क्या होके आई है, नई यूनिट आई है। तो सिविका तब तो और दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर, एनालिसिस है वैसे भी ये, तो इजी तो होगा नहीं कुछ भी। ये पीएचडी है, विश्लेषण है, रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो लिखो डिरिचलेट परीक्षण से इंटीग्रल a टू इंफिनिटी एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स इक्वल टू ये अभिसारी होगा, इज अ कन्वर्जेंट। सिविका पूरा क्वेश्चन क्या था कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। यस सर। अब जो शुरू होगा वो डेंजरस गेम होगा। तो ये क्वेश्चन को महान बनाने वाला काम जो है, एक तो ये कि ये पूरी किताब में इकलौता क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट पे पूरी किताब का इकलौता क्वेश्चन है, इसलिए ये स्पेशल है। एक बात, दूसरी बात ये रटने वाला क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा। तो इसके कई सारे कारण हैं जिसलिए ये इंपॉर्टेंट और आया हुआ बहुत बार का क्वेश्चन है। तो अभी लिख दो कि समाकलन a टू इंफिनिटी एफ एक्स इंटू फाइव एक्स डी एक्स इक्वल टू ये अभिसारी है, इज कन्वर्जेंट। तो हमने कहा कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। तो बता लाला कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो जो गिवन इंटीग्रल है वो कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। तो लिखो हैंस, तो हैंस गिवन इंटीग्रल, इसलिए दिया गया समाकलन a टू इंफिनिटी sin x अपॉन dx इज कन्वर्जेंट। इसलिए समाकलन
इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स अभिसारी है। अर्पिता, अर्पिता कुशवाहा है क्या? यस सर। अर्पिता बता, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन में क्या पूछा था, पढ़ के सुनाओगे? यस सर। प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to infinity sin x upon x dx is convergent but not absolute convergent। बिल्कुल। तो अब हमें किसकी क्या टेस्ट लगाना, क्या टेस्ट करना है? सर कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है कि नहीं, वैसे होगा ही नहीं सर। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब मॉडुलस वैल्यू। एब्सोल्यूट sir। कन्वर्जेंस का मतलब है कि इसकी मॉडुलस वैल्यू चेक करनी है हमें, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इंटीग्रल मॉडुलस sin x अपॉन x dx जो है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, ठीक है। तो हेडिंग डालो मोटी मोटी सी, टू टेस्ट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। देखो, निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण। सर ये दुर्गेश, लास्ट में आपने लास्ट में जो लाइन लिखी है हेंस गिवन इंटीग्रल, वहां 0 से इनफिनिटी नहीं आएगी लिमिट? इंटीग्रल का 0 टू इंफिनिटी था गिवन वाला। बिल्कुल सही कह रहे हो दुर्गेश, तुम्हारी तो बिल्कुल जलवे वाली बात करते हो, बिल्कुल सही बताया। तो हेंस गिवन इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी करो सब लोग। इसलिए दिया गया समाकलन 0 टू इंफिनिटी sin x अपॉन dx अभिसारी है। क्योंकि पहला कैसा था दुर्गेश भाई? कन्वर्जेंट। 0 टू a कन्वर्जेंट था और a टू इंफिनिटी भी कन्वर्जेंट हो गया। तो जब दोनों कन्वर्जेंट होंगे तो गिवन इंटीग्रल जो होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। दोनों में से एक भी डाइवर्जेंट हो गया, इंफिनिटी हो गया, तो गिवन इंटीग्रल भी इंफिनिटी हो जाएगा। बिल्कुल, क्या यार होशियारी की बात की दुर्गेश, चलवे कर रही है, दिल जीत लिया तुमने। आप बता दुर्गेश क्या दिखाना है इसमें? टू टेस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। लिखो, निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण। टू टेस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण। तो आप बता दो कि इसकी मॉडुलस वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अब जो हिस्सा है शिविका, ये रटना ज्यादा है, समझना तो है ही, समझ में धीरे धीरे आएगा, 2-4 बार पढ़ोगे तब आएगा। तो हमें ये दिखाना है कि इसकी मॉडुलस वैल्यू कन्वर्जेंट नहीं है, ये दिखाना। क्योंकि क्वेश्चन ये था कि ये कन्वर्जेंट तो है 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। तो लिखो, टू टेस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, निरपेक्ष अभिसरण का परीक्षण। तो लिखो, बड़ा कठिन है दुर्गेश, बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत कठिन, तो रटना पड़ेगा, रट के रखना है इसको। लिखो, टू प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin x upon x dx is not absolutely convergent। हिंदी में लिखो साहब, यह सिद्ध करने के लिए कि समाकलन 0 टू इंफिनिटी sin x अपॉन x dx निरपेक्षता अभिसारी नहीं है। तो प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin x अपॉन x dx निरपेक्षता अभिसारी नहीं है। We shall prove that, हम सिद्ध करेंगे कि इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी मॉडुलस sin x अपॉन x dx इज डाइवर्जेंट। तो यह सिद्ध करने के लिए आज का आना वसूल हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनके डाटा की कीमत वसूल हो जाएगी इस क्वेश्चन से। सीखना, अच्छे से लिखना और याद करना। तो यह सिद्ध करने के लिए कि इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin x अपॉन dx निरपेक्षता अभिसारी नहीं है, हम सिद्ध करेंगे कि मॉडुलस ऑफ sin x dx अपसारी है। हिंदी में इसको कहते हैं अपसारी। तो शांति से क्या दिखाना है? डाइवर्जेंट, अपसारी, ठीक। अब हम शांत जो करेंगे वो सब कुछ अलग सा लगेगा, सब कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो मैथमेटिशियन होता है वो कुछ भी करके आंसर लाता है। एनालिसिस अलजेब्रा में ऐसा नहीं होता कि तुम अपनी तरह से सोच लो और किसी क्वेश्चन का आंसर ले आओ, नहीं ला पाओगे तुम, क्या कोई भी नहीं ला पाएगा। तो वो जो पैटर्न होता है उसको उसी तरह से चुनना पड़ता है जैसे उसने
किया हुआ है, कोई थ्योरम है जैसे, वैसे क्वेश्चन भी लगभग होते हैं। तो लिखो लेट अस कंसीडर इंटीग्रल 0 to n पाई। अब देखो दिखाना तो इसको है, लेकिन क्या ले लिया उसने, 0 to n पाई। तो लेट अस कंसीडर इंटीग्रल 0 to n पाई मॉडुलस sin x अपॉन x dx। तो लिखो अब माना समाकलन इंटीग्रल 0 to n पाई मॉडुलस sin x अपॉन x dx where n is पॉजिटिव इंटीजर, जहां n धन पूर्णांक है, where small n is any पॉजिटिव इंटीजर, जहां स्मॉल n एक धन पूर्णांक है। सिविका ये बताओ कि मॉडुलस ऊपर लगा नीचे नहीं, ऐसा क्यों? सर क्योंकि जो एक्स है वो तो पॉजिटिव है ना, मतलब इसमें अपन ने लिखा है कि स्मॉल एन इज पॉजिटिव, मतलब जो एक्स की पावर है वो तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो मतलब 1/x पॉजिटिव रहेगा। बेटा n पॉजिटिव लिखा है, x की पावर कहाँ है, x तो अकेला है। सर n पॉजिटिव है तो सर 0 से n पाई है तो पाई मतलब माइनस की वैल्यू नहीं आएगी ना, प्लस ही प्लस आएगा ना। ये बात शांत मानी तुम्हारी, क्यों x की लिमिट कितनी है, 0 से बड़ी है, 0 से n पाई। तो 0 से n पाई असला x के मान जो है वो पॉजिटिव होंगे। अब x के मान पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव में मॉडुलस की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि चाहो तो मॉडुलस पूरे पे लगा सकते हो जैसे यहाँ लगा है, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि x की लिमिट 0 से बड़ी है, और जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है उसमें मॉडुलस की जरूरत नहीं होती है। शांत ये बात सही है, ये लॉजिक नहीं है सिविका की n पॉजिटिव, n के पॉजिटिव होने से x की पावर तो है ही नहीं कहीं, लिमिट है, लिमिट ये कहना चाहिए कि लिमिट चूंकि 0 से बड़ी है तो x की जो लिमिट लेंगे या x की वैल्यू लेंगे वो 0 से बड़ी लेंगे, इसलिए हम इसमें मॉडुलस नहीं भी लगाएंगे तो चल। ठीक है दीपिका? यस सर। अब इसको तोड़िंग करेंगे, तो नाउ बताओ शांत, अगर इसको तोड़ेंगे हम तो तोड़ के क्या कर सकते हैं इसको, ऐसे कर सकते हैं 0 से पाई मॉडुलस sin x अपॉन x प्लस पाई से 2 पाई, इनमें सब में इंटीग्रल में यही लिख देना है मॉडुलस sin x अपॉन x dx प्लस 2 पाई से 3 पाई प्लस डॉट डॉट प्लस r माइनस 1 नहीं n माइनस 1 n माइनस 1 से कितना, n माइनस 1 पाई से n पाई। तो देखो साहब जैसे a टू b हो तो तोड़ के a से c, c से b कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई डॉट डॉट n माइनस 1 पाई से n। और सभी इंटीग्रल में ये लिखना जरूरी होगा पूरा मॉडुलस sin x अपॉन x dx। तन्मय, यस सर। हमारा नाम सुन के ही तन्मयता आ जाती है। तो तन्मय ये बताओ कि समेशन का मतलब जानते हैं, समेशन, ये समेशन का मतलब क्या होता है? सर समेशन में अगर उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको ऐड करते जाते हैं, जैसे n बराबर 1 से इन्फिनिटी तक है तो उसको ऐड करते जाते हैं। प्लस करते जाते हैं, उसको क्या करते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं। तो ये बताओ अगर इसे समेशन भी जैसे लिखे हैं, समेशन r इक्वल टू 1 से n, समेशन कितना लिखे, r इक्वल टू 1 से n। तो देखो इंटीग्रल r माइनस 1 पाई से r पाई मॉडुलस ऑफ sin x अपॉन x dx। तो समेशन का मतलब यही तो होता है कि जोड़ते जाते हैं। जैसे r की जगह 1 लिखेंगे तो ये लिमिट होगी 0 से पाई, ये वाली r की जगह 2 लिखेंगे तो ये लिमिट होगी पाई से 2 पाई। तो ये जो प्लस चिन्ह लिखा है, इस प्लस चिन्ह को हम समेशन में भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर। तो लिख लो, तो इसे ऐसे लिख लो 0 to n पाई जो चल रहा था वो इस तरह से लिख लो समेशन में, इक्वल टू समेशन r माइनस 1 पाई से r पाई और r की जगह 1 2 3 अप टू n तक लिख लो, एक नंबर ले लो।
तो जो यहाँ पे सम है 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, अभी भी ये वही है, अभी भी वही है, बस समेशन में लिख लिया। और आप लोगों को बता दें कि समेशन और इंटीग्रल एक ही चीज होती है। तो जो समेशन की वैल्यू होती है वही इंटीग्रल की वैल्यू होती है, एक ही बात होती है। समेशन लगा लो या इंटीग्रल लगा लो। देविका एक पुटिंग याद कर लो जल्दी से। तो ना पुटिंग, और ये पुटिंग रट के रखना है एग्जाम में कि x इक्वल टू r माइनस 1 पाई प्लस बाई। तो ये पुटिंग याद कर लो कि ना पुटिंग x इक्वल टू r माइनस 1 पाई प्लस बाई। ठीक, तो यहाँ से देविका बताओ dx निकालेंगे तो कितना आएगा? dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dy बाई। हो जाएगा। और बता पाओगे कि जब लिमिट बदलेंगे तो x की लिमिट देखो कितनी है, r माइनस 1 से r तक। तो x की जगह जब ये लिखेंगे r माइनस 1 पाई, तो y की लिमिट कितनी हो जाएगी? और जब x की जगह r पाई लिखेंगे तो मतलब x की लिमिट जब y में चेंज होगी तो क्या हो जाएगा? कितनी लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी? सर जब x की जगह r माइनस 1 पाई लिखेंगे तब तो y की लिमिट 0 हो जाएगी। एंड y इक्वल टू 0 से कहाँ तक? पाई तक, 0 से पाई हो जाएगी शायद। शायद मत बोलो दुर्गेश भाई, पक्का फाइनल कर दो, वही लिख दे। हाँ 0 से पाई हो जाएगी। 0 से पाई हो जाएगी, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो r माइनस 1 पाई लिखेंगे तो कट के y इक्वल टू 0 आएगा, और जब r पाई लिखेंगे तो r पाई कट के माइनस पाई उधर जाके पाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो दुर्गेश x की लिमिट ये थी वो y के लिए बदल के हो जाएगी 0 से पाई, और जहां x छपा है उसकी जगह हम ये छाप देंगे r माइनस 1 पाई प्लस वाई। अब देखो दुर्गेश x की जगह तो हम ये लिख देंगे, dx की जगह dy लिख देंगे, y की लिमिट चेंज करके 0 से पाई लिख देंगे। अब केवल तुम्हें मॉडुलस sin x निकालना है। तो दुर्गेश ये और बताओ कि मॉडुलस sin x जब हमें निकालना है तो sin x की जगह y लिखना है, तो sin और x की जगह ये r माइनस 1 पाई प्लस वाई। इसकी वैल्यू और दुर्गेश बताओ कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि sin x का मतलब हो गया y में कन्वर्ट करना है। तो आप बताओ sin a प्लस बी सुना है दुर्गेश? साइन ए प्लस बी, हाँ बोलो। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। sin a का मतलब होगा बेटा r माइनस 1 पाई cos b, sin a cos b प्लस cos a मतलब r माइनस 1 पाई और sin b मतलब sin y। ये तो तुम जानते होगे कि साइन हर वैल्यू पर 0 होती है, चाहे पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो। तो ये जो साइन है n पाई है, साइन r माइनस 1 पाई है, ये 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा 0, और cos r माइनस 1 कितना होता है सिविका? -1 की पावर r माइनस 1। तो अब तुम्हें पता होगा कि माइनस चिन्ह तो मॉडुलस है इसलिए हट जाएगा, तो माइनस हट जाएगा तो उसकी वैल्यू में साइन वाई लिखनी है। अब बताओ सिविका ये साइन वाई क्यों लिख दिया, मॉडुलस साइन वाई क्यों नहीं लिखा? यहाँ आएगा तो मॉडुलस साइन वाई, लेकिन हम मॉडुलस साइन वाई में लिख के साइन वाई लिख रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कोई बता पाएगा? क्योंकि सर y 0 से पाई तक है ना। बिल्कुल, वेरी गुड। तो y जो है वो 0 से पाई है, और हम सब जानते हैं कि 0 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है और यहाँ भी पॉजिटिव होता है। तो 0 से पाई तक सिविका साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसलिए अगर हम लिमिट 0 से पाई लेंगे तो मॉडुलस साइन वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉडुलस साइन वाई में साइन वाई पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में मॉडुलस लगता नहीं है। ध्यान आ गया? हाँ सर। लिख देना यहाँ, क्योंकि यहाँ लिख दो बिकॉज y इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ नीचे लिख दो क्योंकि y इक्वल टू 0 टू पाई। तो y की लिमिट 0 से पाई है, इसलिए साइन 0 से पाई पॉजिटिव होता है। देखो पहले क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 में ऑल पॉजिटिव होते हैं,
दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। कुल मिला के 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव होता है, पाई से 3π/2 तक टेन पॉजिटिव होता है, और 3π/2 से यहाँ तक 2π तक कॉस पॉजिटिव होता है। तो हमने देखा कि साइन पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मॉडुलस नहीं लगाया उसमें। ठीक है सविका? यस सर। अब बता सविका, जो एक नंबर इक्वेशन थे इसमें मॉडुलस साइन एक्स की जगह साइन वाई लिखेंगे, एक्स की जगह ये लिखेंगे, लिमिट चेंज होके 0 से पाई हो जाएगी। ठीक है? तो अब बताओ, अब एक नंबर से क्या करें अपन? फ्रॉम 1 क्या लिख दें? सर फ्रॉम 1 समेशन r इज इक्वल टू 1 से n इंटीग्रल 0 से पाई 0 से n पाई मॉडुलस साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 1 से कितना n n इंटीग्रल की लिमिट कितनी होगी? 0 से 0 से पाई, पाई और मॉडुलस साइन एक्स साइन पाई अपॉन में बोलो ये r-1 पाई प्लस वाई। पाई प्लस वाई। ये बड़ा अजीब सा लगेगा, तुम्हें ध्यान रखना। तो एक तो इसमें ये याद रखना कि पुटिंग, ये पुटिंग याद रखनी है। ठीक है? पुटिंग याद रखोगे तभी कर पाओगे, पुटिंग याद नहीं रहेगी या पुटिंग गलत होगी तो सब गलत हो जाएगा। तो पुटिंग याद कर लो, r-1 पाई प्लस वाई। ठीक? अब एक बात बताओ कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये बताओ। मिनिमम 0 मैक्सिमम पाई। तो अगर डिनोमिनेटर में y है तो डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ मान लो ये लिखा 1/a प्लस b, और b जो है वो 3 से छोटा है, तो अगर यहाँ 3 लिखोगे तो डिनोमिनेटर छोटा होगा कि बड़ा होगा? b 3 से छोटा है। तो b की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 3। तो अगर 3 लिखोगे कैसा होगा? छोटा होगा। छोटा होगा कि बड़ा होगा डिनोमिनेटर? 3 तो सबसे बड़ी वैल्यू है ना b की। हाँ तो b की सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, तो जब यहाँ 3 लिख देंगे b की जगह तो डिनोमिनेटर कैसा होगा? बड़ा होगा सर। और फ्रैक्शन कैसी होगी? छोटी होगी। छोटी होगी। तो देखो y की सबसे बड़ी वैल्यू कौन है ये बताओ। पाई। और सबसे पूछेंगे तो ये पूरी फ्रैक्शन कैसी होगी? फ्रैक्शन होगी सर। छोटी होगी। इसका मतलब अगर यहाँ अगर y की जगह 0 लेंगे तो ये जो पूरा इंटीग्रल है वो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो चल रहा है 0 से n पाई मॉडुलस साइन है कौन x बड़ा, तो पाई लिखने से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब छोटा हो जाएगा पाई।
इसमें कुछ गलत है क्या ये बताओ। अगर उसने y की जगह पाई यहाँ लिख दिया तो कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि पाई लिखने से फ्रैक्शन छोटी होगी तो छोटे का चिन्ह लगा दिया। अब ऊपर लिख देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, फिर बचेगा क्या? साइन पाई तुम्हें पता ही होगा। बोलो आरसी, ये एनालिसिस है, तुम इसमें सिंपल गणित की तरह दिमाग लगा रही हो। एक सरल गणित जो होता है, अरिथमेटिक पढ़ते हैं हम लोग, वो अरिथमेटिक वाला गणित नहीं है ये। दिस इज एनालिसिस। एनालिसिस में जो किया गया है, बस ये बताओ गलत तो नहीं किया ना? क्यों आरसी? नहीं सर। तो बताओ आरसी, इंटीग्रल कितना हो गया साइन बाई डी वाई का? माइनस कॉस पाई 0 से पाई लिमिट। साइन बाई का माइनस कॉस बाई हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो। कॉस पाई -1 होता है और कॉस 0 1 होता है। कितना आया? ये सब कुछ थ्योरमों की तरह ही होता लगभग, इसमें बहुत अपने हाथ में कुछ होता नहीं है। अपन सोचें कि अपन इसको कर देंगे तो कोई नहीं कर पाएगा इसको। जो किया है साइंटिस्ट ने वही चीज आपको समझनी है और उगलनी है। कितना आया साइन बाई का इंटीग्रल? -2। साइन बाई का कोई इंटीग्रल नहीं बता पा रहा इतनी देर में? 2 आया सर, 2। 2 आएगा क्योंकि माइनस तो बाहर ही लिखा है। साइन बाई का माइनस कॉस बाई हो गया, कॉस पाई -1 -2 हो गया, बाहर माइनस है तो प्लस के 2, ये 2 हो गया। ये कितना हो गया? 2। ये साइड से प्रूफ दिखा देना कि साइन बाई का इंटीग्रल 2 आएगा। तो साइन बाई का इंटीग्रल कितना आएगा? 2। ये बिकॉज करके साइड से लिख देना, बिकॉज इंटीग्रल साइन बाई डी वाई इक्वल टू माइनस कॉस बाई। तो ये होगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई -1 होता तो -1 तो -2 इंटू माइनस बाहर लगा है तो प्लस के 2 हो जाएगा। तो ये आयुषी 2/r पाई हो गया। क्या हो गया? 2/r पाई। इसका मतलब ये हो गया 2/पाई समेशन r इक्वल टू 1 to n 1/r। इसे 2 नंबर दे दो। शिविका पी सीरीज टेस्ट बताओ। सेकेंड ईयर में पी सीरीज टेस्ट पढ़े थे, समेशन 1/n हाँ सर, पढ़ा था। p इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होता है। हाँ। देखो p P इक्वल टू 1 लिखते तो p इक्वल टू 1 लिखते तो ये सीरीज होती है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 होती थी सेकेंड ईयर में। यस सर, यस सर। देखो r की जगह 1 लिखेंगे तो कितना आएगा? सर r की जगह 1 लिखेंगे तो 1 आएगा। 1 + 1/2 यही आएगा, ये जो सीरीज है। 1 + 1/2 + 1, यही तो सीरीज आएगी पी सीरीज टेस्ट। हाँ सर, यही आएगी। तो बताओ अगर ये हम देखें n टेस्ट से इन्फिनिटी पे तो इसकी लिमिट कितनी आएगी? n टेंड्स टू इंफिनिटी। मतलब ये डाइवर्जेंट आएगी कि नहीं बताओ? हाँ सर, डाइवर्जेंट आएगी। तो देखो सिंस क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n 1/r इज डाइवर्जेंट। ये सेकेंड ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज में कि 1/n के पावर p जो है वो p इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट होती है, अपसारी होती है। आयुषी याद है पी सीरीज टेस्ट सेकेंड ईयर की पहली यूनिट में पढ़ते थे? यस सर। तो ये आयुषी 1/n होता था। 1/n की जगह 1/r है, उससे क्या फर्क पड़ गया? तो ये जो लिमिट है n टेंड्स टू r इक्वल टू 1 से n, तो ये अपसारी होगा। ये सीरीज कैसी होगी? अपसारी। अपसारी मतलब इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आएगी। ठीक, तो ये अपसारी होगा, इसका मतलब इसकी लिमिट जो है वो कितनी आएगी? इन्फिनिटी। अब बताओ आयुषी कि n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये इन्फिनिटी या डाइवर्जेंट हो रहा है और ये उससे बड़ी है, ये वैल्यू उससे बड़ी है, मतलब ये इन्फिनिटी हो रहा है और ये उससे बड़ी है, तो ये कैसी होगी? तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। ये भी डाइवर्जेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये जो इंटीग्रल है
वो डाइवर्जेंट होगा। तो लिखो हेंस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 से n पाई मॉडुलस sin x अपॉन x dx इज डाइवर्जेंट। इसलिए 0 to n पाई मॉडुलस sin x अपॉन x dx अपसारी है, क्योंकि देखो ये डाइवर्जेंट है और हमने पढ़ा है कि डाइवर्जेंट से बड़ी सीरीज भी डाइवर्जेंट होती है। तो अगर ये डाइवर्जेंट है, अपसारी है, तो ये भी अपसारी होगा। अब सविका ये तो प्रूफ क्या करना था तुम्हें? सर हमें प्रूफ करना था कि मॉडुलस इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी मॉडुलस sin x अपॉन x dx डाइवर्जेंट है, ये प्रूफ करना अब था। यहाँ देखो कि n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो ये 0 से n पाई है और n इंफिनिटी है, तो बताओ इसकी लिमिट कितनी हो गई? 0 से इंफिनिटी। क्या सिद्ध हो गया बताओ? implies that integral 0 to infinity modulus sin x upon x dx is divergent। कितना कठिन है देखा? तो ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, इसको अगर याद नहीं किया तुम लोगों ने तो एक जगह गलती हो जाएगी, जहां x इक्वल टू पुट करते हैं, x इक्वल टू पुट करते वहां गलती हो सकती है, और जहां आयुषी ने बताया कि यहाँ क्यों नहीं लिखा भाई, यहाँ पे भी गलती हो सकती है कि डिनोमिनेटर में ही लिखोगे, न्यूमरेटर में नहीं लिखोगे। डिनोमिनेटर में अगर पाई लिखेंगे तो वो वैल्यू बड़ी होगी, अगर न्यूमरेटर में लिख देंगे तो उससे फिर कोई मतलब ही नहीं। देखो पाई की हाईएस्ट वैल्यू कितनी? पाई। अगर वो पाई ऊपर नीचे दोनों लिख दोगे तो ना तो वो बड़ी होगी ना छोटी होगी, लेकिन डिनोमिनेटर में लिखोगे हाईएस्ट वैल्यू तो बड़ी हो जाएगी, या पूरी फ्रैक्शन जो है वो छोटी हो जाएगी। आयुषी समझ में आया बात? यस सर। क्या समझ में आया बताओ? ये लिमिट से पाई है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रखोगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना बड़ी होगी ना छोटी होगी। तुम्हें तो छोटा बनाना है। छोटा क्यों बनाना है? क्योंकि ये डाइवर्जेंट है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो उससे बड़ी वाली भी डाइवर्जेंट होगी। बोलो सर सर जैसे sin x है, sin x की वैल्यू सर -1 से +1 के बीच में होती है, लेकिन अपन ने मॉड्यूलस लगा दिया तो सर उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या मतलब 1 होगी उसकी वैल्यू, या 1 किससे ज्यादा होगी। अपन ने ऐसे मॉड्यूलस x में लिखते नहीं है सर, कहाँ की बात कर रहे हो? 1 से ज्यादा होगी। कहाँ की बात कर रहे हो? सर ऐसे ही सर पूछ रहे हैं, जैसे sin x है, जैसे अपने पीछे लिखा था मॉडुलस cos x या तो 1 है या 1 से ज्यादा होगा। मॉडुलस जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। हाँ बताओ। नहीं सर ऐसा अपन ने लिखा नहीं था सर, पीछे जब अपन ने किया था क्वेश्चन, जैसे मॉडुलस cos x को लिखा था 1 मतलब ग्रेट cos x को लिख दिया था, या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा सर। 1 हो गया, 1 से छोटा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं होता। कॉस और साइन के मैक्सिमम वैल्यू 1 होते हैं। हाँ सर 1 होगा या 1 से छोटा होगा सर, ऐसा ही sin x होगा ना सर। हाँ बिल्कुल। और सर 1/x तो होता ही है डाइवर्जेंट सर, अभी अपन ने तो सर ये तो डाइवर्जेंट हो रहा है ना, अपन ने फिर इतना क्यों किया सर? भाई साहब दिखाना किसको था? इसी को सर sin x अपन किसको दिखाना था? मतलब सर अरे सर अपन ने इसको डाइवर्जेंट नहीं दिखाना था सर, मॉडुलस sin x अपॉन sin x दिखाना था ना, वो मॉडुलस sin x अपॉन x को दिखाना था। हाँ सर। चलो तुम्हारी बात मान के बताते हैं। ये तो सबने कर लिया पूरा, इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा। अब बताओ, ये लिखा 0 to इंफिनिटी और ये लिखा मॉडुलस sin x अपॉन x। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? सर अपन ने इसको जैसे मतलब नीचे से x को से अपन मॉडुलस हटा देंगे और ऊपर लिख देंगे वो sin मॉडुलस x अपॉन x लिख दिया। अब बताओ। और सर sin x की वैल्यू जो होगी सर या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। ये लेस और इक्वल टू 1 अपॉन x, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ सर 1 अपॉन x तो होता ही है ना डाइवर्जेंट। अभी इतनी चर्चा हुई थी, फिर भी तो आ गया डाइवर्जेंट से छोटा मतलब नहीं होता, बड़ा होता है। ये डाइवर्जेंट है, लेकिन डाइवर्जेंट से छोटे वाले के रूप में कुछ नहीं कर सकते। डाइवर्जेंट से इमेज कोई है या डाइवर्जेंट इंटीग्रल है
उससे छोटा इंटीग्रल है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि छोटा तो फिर कितना भी छोटा हो सकता है, जैसे 1 है तो जो 1 है वो भी तो लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी है, तो ऐसा थोड़ी कह सकते कि 1 डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट से छोटे वाले के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, चुप रहेंगे, ना तो ये कहेंगे वो कन्वर्जेंट है, ना ये कहेंगे वो डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर डाइवर्जेंट से बड़ा वाला है तो वो डाइवर्जेंट होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी है कोई, अब उससे बड़ी संख्या है तो वो भी इन्फिनिटी होगी। कुछ समझ में आया शांत बाबू? शांत में ये तो लगता होगा भाई साहब कि जो इतने बड़े मैथमेटिशियन जिन्होंने इतना सब कुछ बनाया है तो वो कोई उल्लू नहीं रहे होंगे यार। क्या शांत? ये वैसे अच्छी बात है कि सोचना चाहिए, चलो बहुत खुशी होती है, चलो कुछ तो सोचते हो, ये खुशी हुई, अच्छी बात है। ठीक है शांत? हाँ तो समझ में आया। आप बताओ इसमें किस क्वेश्चन में टाइम तो देना ही है, टाइम देने के साथ साथ कहना क्या है ये बताओ। अच्छा इसको बताओ तुम लोग कि मॉडुलस cos mx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है? 0 to infinity cos mx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बताओ ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है? क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट द इंटीग्रल ये इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सिद्ध करो कि समाकलन निरपेक्षता अभिसारी है। लिख लिया? तो ये क्वेश्चन है कि सिद्ध करो ये निरपेक्षता अभिसारी है। तो इसमें एक ध्यान रखना, या लिख लो एक लाइन में, एक लाइन में कहीं लिख लो, यदि a टू इंफिनिटी या 0 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, यदि a टू इंफिनिटी फाई एक्स डी एक्स, लिखो जरा साइड से, यदि a टू इंफिनिटी फाई एक्स डी एक्स कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, यदि a टू इंफिनिटी फाई एक्स डी एक्स निरपेक्षता अभिसारी है, fx is bounded and integrable, fx परिबद्ध और समाकलन। उसी में लिखना है ये? नहीं ये तो अलग लिख रहे हैं, मतलब इसको यूज करेंगे इसमें, ये यूज करेंगे इसमें कि अगर इंटीग्रल a से इन्फिनिटी फाई एक्स डी एक्स निरपेक्षता अभिसारी है, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और fx परिबद्ध और समाकलनीय है, fx is bounded and integrable, then integral a to infinity fx into phi x into dx, integral a to infinity phi x dx is absolutely convergent, निरपेक्षता अभिसारी होती है। शांत एक बार हिंदी में पढ़ के सुनाओ। सर आप हिंदी में पहले एक बार बोलो तो मैं सुन नहीं पाया सर भाई। यदि इंटीग्रल a से इन्फिनिटी फाई एक्स dx निरपेक्षता अभिसारी है, if integral a to infinity phi x dx is absolutely convergent, fx is bounded and integrable for x greater than or equal to a, for x greater than or equal to a, तो fx सभी x greater than or equal to a के लिए परिबद्ध और समाकलनीय है। अब इंटीग्रल a to infinity fx into phi x निरपेक्षता अभिसारी होता है, then इंटीग्रल ये fx into phi x निरपेक्षता अभिसारी होता है। सिविका पढ़ के सुना। सर इफ इंटीग्रल a से इंफिनिटी फाई एक्स dx converges absolutely, fx is bounded and integrable for x greater than equal to a, then integral a से इंफिनिटी fx phi x dx
is absolutely convergent. बिल्कुल। बताओ क्या करेंगे? एक फंक्शन f(x) चुनना है और एक phi(x) चुनना है, तो किसको f(x) चुनेंगे, किसको phi(x)? f(x) उसे लेंगे जो बाउंडेड हो और phi(x) उसे लेंगे जो कन्वर्जेंट हो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। तो किसको phi(x) ले लें, किसको f(x)? बाउंडेड और इंटीग्रेबल। सर इसको cos mx को phi(x) ले लें, क्योंकि cos x हमेशा -1 + 1 के बीच में होता है कि नहीं? हाँ सर। f(x) = cos mx और phi(x) = 1/a² + x²। तो चूंकि cos x जो है या cos mx जो है वो -1 से +1 होता है, इसका मतलब f(x) इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। लिखो, माना f(x) = cos mx और phi(x) = 1/a² + x²। तो चूंकि cos x या cos mx greater than or equal to -1 less than or equal to 1, तो इसलिए therefore f(x) is बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, इसलिए f(x) परिबद्ध और समाकलनीय है। therefore f(x) is बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, f(x) परिबद्ध और समाकलनीय है ना। अब ये दिखाना कि phi(x) एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो सिविका एब्सोल्युटली दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? सर इसकी मॉडुलस वैल्यू कन्वर्जेंट दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल, तो 0 to ∞ मॉडुलस phi(x) दिखाना पड़ेगा। तो देखो स्क्वायर जब होता है सिविका तो मॉडुलस की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर में अगर स्क्वायर लगाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। हाँ। पॉजिटिव नंबर में स्क्वायर से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। x² भी पॉजिटिव है, a² भी पॉजिटिव है, तो 0 to x, बताओ सिविका 1/a tan 1x/a आ गया, यस सर। तो ये कन्वर्जेंट होगा। हाँ सर। निकाल लो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। 1/a tan 1x/a, सीधे फाइनाइट लिख दें क्या? ये फाइनाइट है ये, हाँ सर सीधे लिख दीजिए। सीधे फाइनाइट लिख दो, या इसका एक तरीका और भी है, म्यू टेस्ट से कर लो। म्यू टेस्ट से करोगे तो म्यू 2 है तो 2 आ जाएगा, पता है आपको? x के पावर म्यू f(x) लिखते हैं ना, तो म्यू कितना आ जाएगा? 2। करके दिखा देखो, या तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रल कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट अगर नहीं करना हो, वैसे हम तो डायरेक्ट ही करते हैं इसको, लेकिन चलो तुम्हारे लिए एक और टेस्ट हम जान हैं कि अगर हमने इसको मान लो म्यू टेस्ट से किया, मतलब ये निकाला लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x के पावर म्यू phi(x), ठीक है? तो सर इससे अच्छा तो कंपैरिजन से भी कर सकते हैं ना, इससे सरल तो। कंपैरिजन की तो जरूरत ही नहीं, फिर तो डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा ना, निश्चित वैल्यू आ जाएगी 1/8 tan 1x/a, तो π/2 - tan 1a, tan 1 कितना आएगा 1/2a कितना आएगा, करके देखो। इसका डायरेक्ट 1/a 4a आ रहा था, हाँ 4a। तो अपर लिमिट डालेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा, tan 1 π/2 बस π/2 आएगा, π/2a कितना आएगा सिविका? सर π/4a आ रहा था। हाँ तो π/4a आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो अभी तो फाइनाइट हुआ ना, हाँ तो डायरेक्ट लिख दो। चलो लिख दो π/4a, एक बार इंटीग्रल कर लेना, तो इंटीग्रल करोगे तो 1/8 tan 1x/a आएगा। π/4a शांत बाबू बता रहे हैं, सिविका इतना ही आ रहा है? यस सर। तो बताइए कन्वर्जेंट हुआ कि नहीं? हो गया सर। तो इसका मतलब ये निरपेक्षता अभिसारी है, तो विच इज हाँ, कन्वर्जेंट, जो कि अभिसारी है, अतः 0 to infinity phi(x) dx is absolutely convergent,
ये 0 to infinity phi x dx निरपेक्षता अभिसारी है। और अभी हम पढ़े थे कि fx बाउंडेड हो और phi x एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है, पता है कि नहीं? यस सर। प्रोडक्ट ऑफ 0 to infinity fx into phi x dx equal to 0 to infinity cos mx upon a square plus x square dx is absolutely convergent। इसलिए समाकलन 0 से इंफिनिटी cos mx upon a square plus x square निरपेक्षता अभिसारी है। तो शिविका आज हमने फर्स्ट काइंड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है? तो Yes, फर्स्ट sir. काइंड कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा, म्यू टेस्ट पढ़ा, ट्रिचलेट पढ़ा, अवेल्स पढ़ा और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पढ़ा, ठीक है? हाँ सर। अगले टर्म से हम लोग सेकेंड काइंड पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। सब लोग थोड़ा आज पढ़ना है एक क्वेश्चन मॉडुलस वाला, मॉडुलस sin x अपॉन x। तो टाइम तो बहुत हो गया शिविका, तुमने बताया नहीं। 11:30 हो गए सर। पता भी नहीं चला। पता ही नहीं चला सर, अभी देखा। क्वेश्चन बड़ा था वो बहुत, उसको पक्का कर लो, तैयारी कर लो उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है और हर कोई कर नहीं सकता, जिसको याद होगा वही कर पाएगा। कहते ना याद है तो करेंगे तुझे, और याद नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ इस तरह का है साहिल। साहिल दुर्गेश, हाँ सर। कुछ इस तरह का है क्या? क्या याद है तो करेंगे सर हम, नहीं तो फिर मॉडुलस में अटक जाएंगे। बोलो। पता नहीं सर। चलो हम लोग फिर मिलेंगे, कल मिलने का मूड हो रहा है दोपहर में, तो देखो तुम्हें ग्रुप पे डालेंगे कब मिलना है, ठीक है? ग्रुप देखते रहो और पढ़ते रहो। अभी भी तो मिलना है। केआरडी वालों को 3 बजे स्टेटिक्स पढ़ाओगे सर? कहाँ पे? आप कह रहे थे ना 3 बजे आएंगे, केआरडी वाले स्टेटिक्स पढ़ाएंगे। आ जाना, बड़ा स्वागत है तुम्हारा। 3 बजे आ जाना, वही था, ठीक है? और ऑनलाइन भी कल देखो, आजकल में पढ़ाने ही वाले हैं, बस दिल में बहुत ज्यादा ही आ रहा है कि जल्दी से तुम लोगों को पढ़ा ही जाए, बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। तो आज आ जाना, 3 बजे आ जाना, केआरजी वाले आ जाना 3 बजे, बाकी लोग तो 3:30 पे आते ही हैं। ओके सर।